नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नेस्को सिकल सेल सप्ताह में, जो महाराष्ट्र में द्वारा मनाया जा रहा है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर लखन पोसवाल सर। पोसवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी और आपकी पूरी टीम। थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर लखन पोसवाल सर जी का आपको इंट्रोडक्शन करा देना चाहता हूँ। सर एमडी पीडियाट्रिक है, और पीएचडी साइकोलॉजी में उनका हुआ है। साथ ही डिप्लोमा इन योग साइंसेस है, जो कि उदयपुर से हुआ है। सर फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स भी है, राजस्थान। साथ ही सर अभी फिलहाल नोडल ऑफिसर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिसीज। और सर सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पेडियाट्रिक्स। एक्स प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सर के साथ पिछले 4 वर्षों से जुड़े हैं। सर ने और हमारे सिकल सेल वॉरियर और नेस्को मेंबर मिस्टर ललित पारगी जी ने मिल करके राजस्थान में एक जो सिकल सेल का मिशन हाथ में लिया है। तो आज ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले कुछ ही महीनों में राजस्थान सिकल सेल डिसीज के लिए नंबर 1 स्टेट होगा, जो इतना अच्छा काम कर रहा है। अगर डॉक्टर पोसवाल सर का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल जाती। मैं डॉक्टर पोसवाल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ जो छुपे हुए सिकल सेल पीड़ित है, उनको उन्होंने एक नया आश्रय दिया है, जो कि हमारे ललित जी के सपोर्ट से और उनकी मेहनत से। और अगर पोसवाल सर जी का अगर साथ नहीं मिलता तो आज जो 3 साल पहले 10 पेशेंट थे, आज करीबन 850 से 1000 के ऊपर पेशेंट्स मिल गए हैं सिकल सेल डिसीज। तो इन्हें ढूंढना और उन्हें सही इलाज करवाना की सुविधाएं देना और आगे सिकल सेल एलिमिनेशन करने के लिए पूरी तरह से सज्ज, ये सब डॉक्टर पोसवाल सर की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे साथ में है, और सर नेस्को के सीनियर एडवाइजर भी है। सर आपका बहुत 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 धन्यवाद ललित जी, सॉरी गौतम जी। जी सर। वो ललित जी का नाम मेरे जुबान पे इतना बिल्कुल बिल्कुल, है दिल कि दिमाग में है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि जो आपने बताया कि सिकल सेल में हम काम कर रहे हैं, यदि नास्को नहीं होता और खास करके ललित जी नहीं होते तो सिकल सेल के जो यहाँ पे हमारे रोगी हैं उनके लिए जो हम सुविधा आज जुटा पाए हैं वो नहीं जुटा पाते। जी क्योंकि सर। मैं खुद इतने सालों से, या मेरे को लगभग 29 साल उदयपुर में हो गए, और इस 29 साल के दौरान आज से 2 साल लगभग निकाल दीजिए, उससे पहले भले ये रोगी बार बार हाथ पैर में दर्द और न्यूमोनिया और संक्रमण और स्ट्रोक, मिर्गी का दौरा पड़ गया, एक तरफ का हाथ पैर में कमजोरी आ गई, सांस लेने में दिक्कत आ गई, एनीमिया खूब ज्यादा कॉमन है यहाँ पे, खून की कमी आ गई, और हाथ पैर में भी जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी का इन्फेक्शन हो गया, या हिप का जो जॉइंट है वो खराब हो गया, ये सब पेशेंट पहले भी आते थे। मगर हमारा जो ध्यान है, मैं केवल अकेला हमारा जो शिशु रोग विभाग है उसी की बात नहीं कर रहा, मैं मेडिसिन विभाग ले लो, ऑर्थोपेडिक विभाग ले लो, गायनी विभाग ले लो, उनका किसी का भी ध्यान इस बीमारी की ओर नहीं जाता। मुझे ध्यान है, मैं जब अधीक्षक था तो ललित जी एक बार मेरे को मेरा जो चैम्बर है उसके जस्ट बाहर मिले, और उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम एक कोई प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें आप आने वाले थे। और मैंने कहा ठीक है यार, रखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो प्रोग्राम हो गया। उस प्रोग्राम में मैं नास्को के बारे में पहली बार मैंने नाम सुना,
ललित जी का पूरा स्टोरी पहली बार सुनी, आपकी पूरी स्टोरी पहली बार सुनी। और फिर हमने रेट्रोस्पेक्टिवली देखा कि यार इस तरह के जो रोगी हैं वो तो पहले भी सालों साल से आते रहे, मगर हमने कभी उनकी सिकल सेल की जांच तो कराई नहीं। तो धीरे धीरे फिर हमने इसको, उस समय क्योंकि मैं प्रिंसिपल भी था तो सारा चीज हमारे हाथ में थी, तो अ, हमने इसकी गंभीरता को समझते हुए और इस मिशन को आगे बढ़ाया। और फरवरी में जो 2023 में लास्ट ईयर जो बजट था, उसमें हमारी दूसरी सरकार थी। उस समय मेरे को लगा कि यार ये सही मौका है कि हम लोग आगे ऊपर, क्योंकि उस समय मैं चेयर पे था, तो मुझे लगा कि आगे हमें अप्रोच करना चाहिए कि इसको एक मिशन के रूप में। तो भारत सरकार ने जो नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लॉन्च किया था, वो तो जून या जुलाई में किया था। उससे पहले फरवरी में ही हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार द्वारा घोषित करवा लिया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने सालों से यहाँ मैं प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हमारा जो एक कहावत है कि योर आईज सी व्हाट योर ब्रेन नोज, जो हम जानते हैं, दिमाग हमारा जानता है, वही हमारी आंखें देखती हैं। इस रोग के बारे में ये इतनी, जबकि मैं काफी सालों से जो जोधपुर में एक पहले उसको डेजर्ट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते थे, अभी उसका नाम हालांकि NIIR NCD हो गया है। तो वो लोग यहाँ पे स्कूलों में उस समय सर्विलेंस कर रहे थे और जांच कर रहे थे स्कूल के बच्चों की। उससे भी मैं जुड़ा हुआ था। हम लोग जोधपुर में एक बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रेनिंग में भी गए, मगर कभी भी हम इतना इस रोग की, इस क्षेत्र में जो प्रेवलेंस है, मतलब जो प्रचलन इतने ज्यादा लोगों में ये रोग है, इसको कभी पहले भांप नहीं पाए। तो हालांकि आज वैक्सीन के ऊपर बात है, मगर मैं हमारे जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नास्को और राजस्थान में, खैर उन्होंने ललित NGO से भी जुड़े हुए हैं, सिकल सेल सक्षम राजस्थान, मगर मैं तो ललित जी को ही जानता हूँ। उन्होंने यदि ये अवेयरनेस का मुहिम नहीं छेड़ा होता, तो राजस्थान में जो ये हमारे जो 8 जो जिले हैं प्रभावित जिले, करीब 48 लाख की जो जनसंख्या है सिकल सेल प्रभावित जिलों की, उन लोगों के लिए हम इतनी सुविधाएं और इतने संसाधन और इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाते यदि नास्को और ललित जी का हमें साथ नहीं मिला होता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये हमारे लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है कि ये सारी चीजें हो रही है। सर, इसी प्रोग्राम में मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ जुड़े जुड़े हैं डॉक्टर ESG इटालिया सर, जो कि पद्मश्री है। तो मैं एक 2 मिनट के लिए सर से बात करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इटालिया सर, नमस्कार नमस्कार। जयंती सर, आप तो हमारे लिए प्रेरणा, मतलब ही इज एन इंस्पिरेशन ऑल ऑफ अस। या अरे साहब, कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करो जो करना है। मैं तो ऐसे ही फ्री बैठा था तो जरा चालू कर देता हूँ, जहां तक मुझे टाइम मिलेगा मैं 5-10 मिनट 15 मिनट देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। इट्स ऑलवेज नाइस टू लिसन अबाउट सिकल सेल, and यस we must see that people are more aware of this disease and understand what exactly it is. हाँ, अगर उनको अगर मालूम होगा तो वो अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो जी सर। सरकार भी इतना कर रही है और अपनी फर्ज है कि हम जो सरकार कर रही है वो भी उनको बताएं और उनका फायदा वो उठाएं। बहुत जगह जी पे सर। ऐसा होता है कि सरकार जो कर रही है वो उनको मालूम नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो इसलिए ये जो चीज होनी चाहिए वो आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। अ, लखन साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और सबको एक गाइडेंस दे रहे हैं। हाँ? और नहीं गौतम नहीं, जी भी आपका सर, आप आपका जो इस रोग के बारे में जो आपकी जानकारी है और जितना आपने इतने सालों तक ये इसके ऊपर काम किया है, और
एक नई सोच पैदा की है। नए नए आपने, आपकी जो अभी भोपाल में जो लेक्चर था, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा 2 दिन तक जो कॉन्फ्रेंस चली सिकल सेल के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा यदि प्रभावित किसी वक्ता ने किया तो वो आप थे। इतना जो आपने अब जो जर्नी है, शुरू से लेकर अभी तक की जो जर्नी है वो बताई, और क्या चीजें जो कि सिकल सेल का इलाज और सिकल सेल के रोगी को एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकती हैं, जिसमें काउंसलर्स हैं और दवाइयाँ हैं। उनके साथ साथ जो लेटेस्ट जो चीजें हैं, आपने पूरा प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक काउंसलिंग से लेकर के और सारी चीजें जो बताई, वो कोई भी वक्ता इतना अच्छा जो जो रूटीन में जो काम आने वाली चीजें उनको नहीं बता पाए जितना आपने उस समय बताया था। तो हम आपसे सीखते रहेंगे सर। आप इतना बड़ा आपको सम्मान भारत सरकार ने दिया पद्मश्री का, तो आई एम हम ऑल्सो आप लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नहीं, वो तो एक तो दूसरे से सीखते ही हैं सर। नहीं, वो सर मैंने तो जो अभी करने आपको का सर था वो ही एक किया। चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, जी कि जी। जो भोपाल में अपने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक क्विज हुई थी, और उस क्विज में ललित जी को 100% अंक मिले थे, और वो नंबर 1 पे रहे थे। जी जी। जबकि उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, और दूसरे स्पीकर्स ने भी कई ने पार्टिसिपेट किया था। कोई लोग सालों साल से जो सिकल सेल पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, मगर ललित जी का जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल हर चीज का नॉलेज है, उसके कारण उनको फर्स्ट प्राइज मिला। तो इसमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि यही आदमी है जो ज्यादा सीख सकता है, यही आदमी है जो ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा बता सकता है। ठीक है जो सर, यू दिन कैन रात कैरी ऑन। जो इस रोग के साथ में जो दिन रात जो जी रहे हैं सर, वो लोग हैं उनको, वही अपने टीचर हैं, वही अपने गुरु हैं, उनसे हम दिन रात सीखते हैं। अभी जब आपको ध्यान है, अपन गवर्नर साहब से मिले थे वहाँ मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको शुरू शुरू में रोगियों को लेके वो बॉम्बे जाते थे, और बॉम्बे जाने के बाद में जब उनका डायग्नोसिस हुआ, तब इस रोग के प्रति उनको संवेदना जागी कि यार ये तो लोग इतना परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से और ये सर, ये नास्को का और इनका प्रयास है कि आज सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन घोषित हुआ, मिशन। और मिशन के कारण हमारा जो MOHFW भी है और मोटा भी है, वो दिन रात कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस घोषित कर रहे हैं। खुद जो मैडम है आर जया, वो कई VC ले चुकी हैं। तो इसमें इस सब ये इसमें भी पूरा मैं कहूँगा कि जो नास्को है और दूसरा जो ये जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, होना ही चाहिए। तो तो लेट अस आज वर्क सर जिस टुगेदर। तरह से गौतम जी ने बताया कि ज्यादातर जो सिकल सेल से संबंधित जो विषय हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। और एक चीज में राजस्थान आगे है, वो है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे निशुल्क दवा योजना है, निशुल्क जांच योजना है, और सभी तरह की जो सुविधाएं हैं उस रोगियों को चाहे कितनी भी महंगी हो, वो निशुल्क है। तो हम लोग वैक्सीनेशन में खास करके मैं कह सकता हूँ कि दूसरे प्रांतों से काफी आगे हैं। और इसी चीज को देखते हुए शायद गौतम जी ने वैक्सीन का टॉपिक आज के लिए रखा है। जी जी। और जी बिल्कुल सर। क्योंकि क्योंकि जो आपके यहाँ मिल रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा कि चलो अब उसको यहाँ चर्चा में लाया जाए। तो सर आज का टॉपिक वैक्सीनेशन है, और मैं दर्शकों आप सभी को बता दूं कि वैक्सीनेशन के साथ ही हम डॉक्टर साहब पेडियाट्रिक केयर पर भी बात करेंगे कि कैसे सिकल सेल बच्चों की केयर भी कर सकते हैं। तो बच्चों की सिकल सेल केयर और
वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस, इस पर जो भी आपके प्रश्न होंगे वो सर के प्रेजेंटेशन के बाद आप तैयार रखिएगा और एक एक करके पूछिए। तो सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के विषय पर कि आप वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस आप बताएं। उसके लिए आप, ये फोरम अभी आपका है सर, प्लीज। धन्यवाद गौतम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद यशदी सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिकल सेल का जो रोग है उसमें जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो काफी कमजोर पड़ जाती है। और उसका प्रमुख कारण ये है कि सिकल सेल रोग में वाजो ओक्लूसिव एपिसोड्स होते रहते हैं। मैं जानबूझ के क्राइसिस वर्ड काम नहीं ले रहा क्योंकि वो थोड़ा डरावना शब्द है। वाजो ओक्लूसिव क्राइसिस का मतलब जो जिस लाल रक्त कण का, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, उसमें सिकल हीमोग्लोबिन होता है सामान्य हीमोग्लोबिन के जगह पर। वो कुछ विषम परिस्थितियां, जैसे कि ऑक्सीजन की शरीर में कमी आ जाए, या पानी की कमी आ जाए, या कोई संक्रमण हो जाए, या किसी तरह का तनाव उस व्यक्ति को हो, सिकल सेल जिसको है, तो उन परिस्थितियों में जो लाल रक्त कणिका है वो सिकल की शेप ले लेती है। और ये जो सिकल की शेप की आरबीसी जो छोटी छोटी खून की नसों में जाती है, जैसे कि चाहे वो तिल्ली जो स्प्लीन होती है उसकी नस हो, या लीवर की ब्लड सप्लाई करने वाली नस हो, या ब्रेन को नस ब्लड सप्लाई करने वाली नस हो, तो उनको ब्लॉक कर देती है। उसी कारण से ये सारी चीजें होती हैं। दर्द का होना, जिसको हम क्राइसिस कहते हैं, वो है। चाहे फेफड़ों की प्रॉब्लम है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम है जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, या हमारी जो आंख का पर्दा है रेटाइना, उसकी प्रॉब्लम हो। तो इसी तरह से एक हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसके कारण होती है, वो अंग है स्प्लीन, यानी कि तिल्ली, जो पेट में बाईं तरफ होती है। उस तिल्ली का बार बार, उसकी जो ब्लड वेसल ब्लॉक होने के कारण, खून की नस ब्लॉक होने के कारण, स्प्लीन के जो फंक्शंस हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं खास करके, जो स्प्लीन ही उन बैक्टीरियाज को खत्म करती है। जो भी बैक्टीरिया, चाहे सांस के जरिए, चाहे भोजन के जरिए किसी तरीके से ब्लड में चला गया, तो उस बैक्टीरिया को स्प्लीन जो है हमारी तिल्ली, वो खत्म करती है। परंतु सिकल सेल डिजीज में स्प्लीन का बार बार ब्लड सप्लाई रुकने से और माइक्रो इन्फाक्शन होने के कारण स्प्लीन के जो फंक्शंस हैं वो प्रभावित होते हैं। स्प्लीन के फंक्शन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और ये देखा गया है कि 3 महीने के बाद भी, क्योंकि 3 महीने तक जो बच्चे होते हैं उनमें फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, और फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन नहीं होती है। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है। और 3 महीने के बाद धीरे धीरे 6 महीने तक वो फीटल हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और एडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसमें कि 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, तो जो बीटा चेन है उसमें ही म्यूटेशन होने के कारण ये सिकल सेल डिजीज होती है। तो 6 महीने के बाद जब फीटल हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और सिकल हीमोग्लोबिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, तो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती जाती है। क्योंकि हमारी जो तिल्ली है, उस तिल्ली का काम करना कम होता जाता है बार बार उस तिल्ली में इन्फेक्शन होने के कारण, यानी कि उस तिल्ली की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बार बार ब्लॉक होने के कारण वो काम करना कम कर देती है, और उस कारण से तिल्ली कीटाणुओं को बॉडी से नष्ट नहीं कर पाती। और इस वजह से इन सिकल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनमें संक्रमण ज्यादा होता है। और इसी कारण से 6 महीने की उम्र के बाद
जो बच्चे जिनका डायग्नोसिस हो जाता है कि भाई इसको सिकल सेल डिजीज है, यानी कि हीमोग्लोबिन एस एस पैटर्न का है या एस बीटा पैटर्न का है, तो उनको हम संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयां शुरू कर देते हैं, पेनिसिलिन की दवाई शुरू कर देते हैं। और वो पेनिसिलिन की दवा इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम कम से कम 5 वर्ष की उम्र तक देते हैं। और 5 वर्ष की उम्र के बाद भी यदि स्प्लीन के फंक्शन हमें लगता है कि खत्म हो गए या स्प्लीन उसकी निकाल दी गई रोगी की, तो उसको आगे भी हम पेनिसिलिन सीरियस इन्फेक्शन संक्रमण को बचाव के लिए देते रहते हैं। तो एक तो ये हुआ प्रोफाइलेक्सिस, जिसमें कि हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वी देनी पड़ती है। दूसरा जो सबसे प्रभावी तरीका है संक्रमण से बचाव का, वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यदि देखा जाए तो जो आधुनिक हमारा साइंस है, या जो विकास हुआ है हेल्थ के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसमें सबसे प्रभावी यदि कोई डेवलपमेंट हुआ है तो वो है टीकाकरण। टीकाकरण के कारण ही हम पोलियो का उन्मूलन कर पाए। टीकाकरण की सहायता से ही हम चिकन पॉक्स को कम कर पाए। स्मॉल पॉक्स पहले हुआ करती थी, उसको कम कर पाए। टेटनस है, काली खांसी है, गलघोंटू रोग है, और मीजल्स है, जो खसरा जिसको बोलते हैं, मम्स है, रुबेला है, और दूसरी जो ट्यूबरकुलोसिस सीरियस टाइप की टीबी है। इन सब चीजों का जो अ, कमी है, इन इन बीमारियों, इन संक्रामक रोगों से जो कमी कर पाए हैं हम, वो टीकाकरण के कारण ही कर पाए। और कुछ बीमारियों को तो हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर चुके, एरेडिकेट भी कर चुके, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और पोलियोमाइलाइटिस। तो सिकल सेल के जो रोगी है, उसको संक्रमण से बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि उसका टीकाकरण पूरा किया जाए। और टीकाकरण में जो हमारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, जो भारत के सभी बच्चों को निशुल्क दिया जाता है, और वो छोटा से छोटा जो हेल्थ सेंटर में कहूंगा वो आंगनवाड़ी केंद्र होता है गांव में। आंगनवाड़ी केंद्र में हमारी जो एएनएम्स हैं, वो टीकाकरण करती हैं गांव में भी सभी बच्चों का। तो वो जो रूटीन वैक्सीनेशन है, जिसको हम हर बच्चे को देते हैं, जिसमें कि जन्म के समय बीसीजी देते हैं, फिर 1.5 महीने पे पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं। उस पेंटावेलेंट में भी 5 बीमारियों से बचाव का टीका होता है, जिसमें डिप्थीरिया, जिसको गलघोंटू रोग बोलते हैं, टेटनस, फिर काली खांसी, उसमें हेपेटाइटिस बी भी होता है, और उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है। तो 5 बीमारियों से बचाव का टीका होता है। ये जो टीका लग रहा है, जो सभी बच्चों को लगता है, वो सिकल सेल जो जिससे पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का टीका होता है। ये बीमारी सिकल सेल से पीड़ित बच्चों में ज्यादा होती है। इसलिए जो जो रूटीन जो टीके लगते हैं, जो कि 1.5 महीने पे पेंटावेलेंट लगता है, 2.5 महीने पे पेंटावेलेंट लगता है, फिर 3.5 महीने पे पेंटावेलेंट लगता है, उसके बाद में 1.5 साल के ऊपर उसको डीपीटी लगता है, 5 साल के ऊपर डीपीटी लगता है। तो ये जो सामान्य टीके हैं, वो वैसे तो सभी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हैं, मगर सिकल सेल के पीड़ित बच्चों के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि 4 कीटाणु ऐसे होते हैं जो सिकल सेल में गंभीर बीमारी पैदा करते हैं। उसमें एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया होता है। उसके जो बचाव का टीका है, वो पेंटावेलेंट वैक्सीन, जो पेंटेक्सिम जो लगता है, उसमें होता है। और ये टीके सभी बच्चों को 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे दिए जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो बच्चे जिनका जल्दी
डायग्नोसिस हो जाता है, जल्दी निदान हो जाता है, खास करके गांव में रहते हैं, उनका किसी भी सूरत में जो सामान्य टीके लग रहे हैं, सामान्य टीके जो नॉर्मल टीके लग रहे हैं, वो किसी भी सूरत में मिस नहीं होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। फिर दूसरा जो कीटाणु होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा, वो होता है न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया है, ये भी सिकल सेल से पीड़ित जो रोगी है, खास करके बच्चे हैं, उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि इस कीटाणु को भी खत्म शरीर से स्प्लीन ही करता है, और स्प्लीन सिकल सेल में काम करना कम हो जाता है। सौभाग्य की बात यह कि भारत सरकार ने न्यूमोकोकल का जो टीका है उसको भी निशुल्क टीकाकरण में शामिल कर लिया है, और पिछले 5-6 साल से न्यूमोकोकल का टीका भी निशुल्क लगता है। एक 1.5 महीने पे लगता है, एक 3.5 महीने पे लगता है, उसके बाद में एक 9 महीने पे लगता है। तो जो 3 टीके न्यूमोकोकल के भी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लगते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया है वो सिकल सेल के पीड़ित बच्चों में बहुत घातक होता है। वो न्यूमोनिया भी करता है, वो मेनिंजाइटिस भी करता है, वो सेप्टिसीमिया भी करता है, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैलाता है। इसलिए रूटीन टीकों में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ होता है, जो कि 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे लगता है। न्यूमोकोकस का टीका, जो कि 1.5 महीने पे की उम्र पे, 3.5 महीने की उम्र पे, 9 महीने की उम्र पे लगता है। ये टीके सिकल सेल के रोगियों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, और सभी बच्चों को जो सामान्य टीके जन्म पे, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर 1.5 साल पे, फिर 5 साल पे जो टीके लगते हैं सरकारी अस्पतालों में, उनका लगाना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि जो सरकारी जो डेटा है वो ये कहता है कि भाई टीकाकरण लगभग सभी बच्चों का होता है, और हम इस पे विश्वास भी करते हैं। मगर फिर भी अभी कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां रही जिनमें कि ये टीके बच्चों को नहीं लग पाए, जैसे कोविड के दौरान। कोविड के दौरान बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, और माँ बाप भी घर से बाहर नहीं निकले, और हमारा जो रूटीन जो टीकाकरण है वो काफी प्रभावित हुआ, और इसके कारण से कुछ बीमारियां हैं वो ना केवल सिकल सेल के रोगियों में, बल्कि दूसरे जो स्वस्थ बच्चे हैं उनमें भी ज्यादा हुई, जिनमें जैसे काली खांसी है, और अभी इन दिनों मीजल्स भी देखने को मिला। इन दिनों काफी मम्स, हालांकि मम्स का टीका सरकारी हमारी अभी निशुल्क टीकाकरण में नहीं है। तो ये एक मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट में जो टीके लग निशुल्क टीके लगते हैं, वो 5 साल की उम्र तक हमारे सभी लोगों को, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे उसको बीमारी हो, लगने बहुत ही आवश्यक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकोकस, ये गवर्नमेंट से जो टीके लगते हैं उनसे भी पूरी तरीके से वो बच्चा हमारा सुरक्षित रहता है। इसके अलावा 2 और टीके हैं जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में अभी शामिल नहीं है। उनमें एक है मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस का टीका। ये जो मेनिंगोकोकस जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और इसके कारण मेनिंजाइटिस, मतलब ब्रेन का इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, पूरे ब्लड का इन्फेक्शन, मरीज का बीपी डाउन हो जाता है, शॉक में चला जाता है, और शरीर पे लाल लाल दाने हो जाते हैं। और ये उन जगहों पे ज्यादा होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे कि स्कूल्स के जो हॉस्टल्स हैं, जैसे हमारे एकलव्य हॉस्टल्स हैं जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो एक साथ रहते हैं। इस तरह की जगह पे मेनिंगोकोकस का संक्रमण होने की और एक से दूसरे में फैलने की संभावना ज्यादा होती है। तो चर्चा कर रहे थे कि जो मेनिंगोकोकस का टीका है, हम लोग राजस्थान में काफी इस चीज में दूसरे प्रांतों के तुलना में
हमारा सिस्टम अच्छा है कि हम सभी बच्चों को मेनिंगोकोकस का जो टीका है वो भी निशुल्क दे पा रहे हैं। ये हमारा और ललित जी का प्रयास था कि हमने सबसे पहले जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग है जो हमारा राजस्थान का, वहां हमने अप्रोच करके और चार जो टीके आवश्यक हैं, और उनमें जो दो टीके जो निशुल्क जो राजकीय चिकित्सालयों में नहीं मिलते, उनके लिए हमने प्रपोजल बना के और टीएडी विभाग में भेजा और उन्होंने मंजूर कर दिया, उन्होंने हमें बजट दिया और हमने बहुत अच्छी मात्रा में मेनिंगोकोकस का टीका खरीदा। हमने अ, जो फ्लू वैक्सीन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है वो टीका खरीदा, और हमने टाइफाइड का टीका भी खरीदा। तो जैसा मैंने बताया कि चार वैक्सीन है जो कि सिकल सेल के बच्चे को हमें देना आवश्यक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो कि निशुल्क सरकारी अस्पताल में मिलता है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो भी निशुल्क सरकारी अस्पताल में मिलता है। मगर जो दो टीके नहीं मिलते उनमें एक है मेनिंगोकोकस और दूसरा है टाइफाइड। मेनिंगोकोकस से क्या क्या रोग होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेनिंगोकोकल से मेनिंजाइटिस हो जाती है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है और शॉक में चला जाता है पेशेंट। टाइफाइड को आप सभी जानते हैं। टाइफाइड से बुखार होता है लंबे समय तक, पेट में दर्द होता है, दस्त लग जाते हैं, और यदि वो बिगड़ जाता है टाइफाइड तो दिमाग पे चढ़ जाता है, और कभी कभी एंट्रिक टॉक्सीमिया हो जाता है जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा गंभीर हालत हो जाती है। तो ये टाइफाइड की बीमारी पानी से फैलती है। पानी और भोजन में यदि पूरी तरह से कीटाणु रहित नहीं है तो उसमें टाइफाइड होने की संभावना रहती है। ये हमारे भारत में अभी भी काफी टाइफाइड रोग होता है, क्योंकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि अच्छा से अच्छा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। पर फिर भी अभी काफी और समय लगेगा जिसमें टाइफाइड रोग का हम बहुत कमी ला सकें। तो टाइफाइड का टीका भी सिकल सेल में लगाना आवश्यक है। उसका उसका कारण ये है कि जो टाइफाइड के कीटाणु हैं, बाकी जो तीन जो रोग हैं उनके कीटाणु तो सांस के द्वारा शरीर में जाते हैं, चाहे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो, चाहे वो न्यूमोकोकस हो, चाहे वो मेनिंगोकोकस हो। ये कीटाणु तो सांस के जरिए शरीर में जाते हैं और रोग पैदा करते हैं। मगर जो टाइफाइड का कीटाणु है वो पानी और भोजन के जरिए पेट में जाता है। और क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो वाजो ओक्लूसिव क्राइसिस होता है उसमें विभिन्न अंगों की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, खून उस ऑर्गन में जाना, उस अंग में जाना बंद हो जाता है। उस तरह आंतों में भी वाजो ओक्लूसिव क्राइसिस होता है, और आंतों की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे, कभी आंत के किस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुकी, कभी आंत के किस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुकी, इस तरीके से बार बार आंतों की छोटी छोटी खून की नसें बंद होने से, आंतों में खून जाना बंद होने से वो आंतों के वो हिस्से काम करना कम कर देते हैं, और उसके कारण जो भोजन में जो कीटाणु गए हैं उस कीटाणुओं को वो आते हैं वो पूरी तरह से मार नहीं पाती, खत्म नहीं कर पाती, और वो कीटाणु आंतों के जरिए भोजन में आसानी से पहुंच जाते हैं। और उन कीटाणुओं में एक कीटाणु टाइफाइड का कीटाणु है जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा कि यदि सबसे कॉमन जो संक्रमण जो होता है हमारे सिकल सेल वाले बच्चों में, वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो भी काफी कम हो गया टीकाकरण के कारण। न्यूमोकोकस वो भी काफी कम हो गया, मगर टाइफाइड अभी भी बहुत देखा जाता है क्योंकि उसका टीका अभी निशुल्क उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग राजस्थान की पूरे की तो बात नहीं करता मैं, मगर हम लोगों के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज है उदयपुर में, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हमारे
प्रयासों से ये टीका टाइफाइड का भी निःशुल्क हम उपलब्ध करा पाते हैं। और मेनिंगोकोकस का टीका जो कि सरकारी अस्पतालों में अभी निःशुल्क नहीं मिलता, वो भी हम उपलब्ध करा पाते हैं। तो चारों जो एक्स्ट्रा टीके हैं जो कि सिकल सेल के पीड़ित बच्चे को लगाने आवश्यक हैं, वो हम यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध करा पाते हैं। इसके अलावा बीच में तो हमने इन्फ्लुएंजा वायरस का भी टीका लगाया था। इन्फ्लुएंजा वायरस को, जो फ्लू जिसको बोलते हैं, उसका टीका हालांकि इतना सीधा सीधा तो वो उसका फायदा नहीं होता, मगर क्योंकि जब हमें खांसी जुकाम और वायरल बुखार होता है उस समय हमारे जो फेफड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उससे जो दूसरे कीटाणु हैं जिसमें मेनिंगोकोकस भी है, न्यूमोकोकस भी है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये ज्यादा अटैक कर जाते हैं। तो यदि रोगी को वायरस का जो रोग है फ्लू वो नहीं होगा, तो ये जो दूसरे रोग हैं वो उसको नहीं हो पाएंगे। इस कारण से फ्लू वैक्सीन भी इन लोगों में काफी उपयोगी होता है यदि लगाया जाए तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन सरकारी अस्पताल में लगे हैं, निशुल्क लगे हैं, वो पूरे भारत में लग रहे हैं। वो पूरे 5 साल तक भी कई माँ बाप लगा के, और उसके बाद में उनको ये पता नहीं होता कि आगे भी टीके लगते हैं। तो यूजुअली 1 साल की उम्र तक तो सभी माँ बाप टीके लगा लेते हैं। जन्म होता है तो वो लगा लेते हैं, फिर 1.5 महीने पे जाके लगा लेते हैं, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे भी लगा लेते हैं, फिर 1.5 साल पे भी लगाते हैं, मगर वो 5 साल वाला टीका अक्सर भूल जाते हैं। तो 5 साल पे भी टीका लगाएं सरकारी अस्पताल में। उसके बाद में गौतम जी 10 साल की उम्र पे टीका लगता है। 10 साल की उम्र पे जो टीका लगता है वो 3 बीमारियों से बचाता है। उसमें टेटनस है, उसमें डिप्थीरिया है, उसमें काली खांसी है। तो 10 साल वाला भी लगाएं। फिर इसके बाद में 16 साल की उम्र पे टीका लगता है टीडी का, वो टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है, वो भी जरूर लगवाएं। उसके बाद में जो हमारे बहनें हैं जो शादी हो जाती है, फिर गर्भावस्था के दौरान, उस दौरान भी टेटनस का टीका लगाएं। मगर आजकल जो सरकार है वो ये कह रही है, जो हमारे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि भाई केवल टेटनस के टीके से काम नहीं चलता, उसको टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, ये 3 चीजों का टीका लगे। तो ये सारे इस जो सरकारी टीके हैं वो पूरे लगवाएं, पूरे 16 साल तक की उम्र तक, और फिर गर्भावस्था के दौरान हमारी महिलाएं हैं उनको भी लगाएं। और एक्स्ट्रा में यदि किसी तरह से 2 टीके हम और लगवा लें, एक तो मेनिंगोकोकस का टीका और एक टाइफाइड का टीका, तो काफी हद तक जो संक्रामक रोग हैं जिससे कि सिकल सेल रोगी को गंभीर अवस्था में वो संक्रामक हो सकता है, उनसे बचाव किया जा सकता है। अब मैं सोचता हूँ कि ये जो रात का समय है और ज्यादातर आप लोग डिनर लेके बैठे हैं, और काफी इस समय बहुत लंबे समय तक बातों को सुनना और कंसंट्रेशन मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसलिए यदि हम चाहें तो एक प्रश्न उत्तर के रूप में और डिस्कशन के रूप में मैं गौतम जी से कहूंगा कि इस आज के सेशन को अब आगे लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस को बताया है। अम, तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, सिकल सेल परिवार से, कि आपके जो भी प्रश्न होंगे वो जरूर एक एक करके पूछिए। और वैक्सीनेशन के जितने भी इम्पोर्टेंस सर ने बताए हैं उनको देखते हुए आप सभी के जो प्रश्न हैं वो रिलेटेड टू वैक्सीनेशन हो, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और कृपया एक एक करके पूछिए। हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार अजय जी। हाँ। मैं सर अजय डाब से, महाराष्ट्र से, अकोला जिला है हमारा। हाँ, हाँ। तो सर ये जो निमोकोकल वैक्सीन है, ये 5 साल में एक बार लगाना जरूरी है।
देखिए, न्यूमोकोकल का जो टीका अभी सरकार ने लगाना शुरू किया है, 2017 से चालू हुआ था। तो अभी जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, और ये मान के चलिए कि 17 को अभी हो गया 7 साल हो गए। तो इस दौरान जो बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं अभी 7 साल तक की उम्र के, उनकी तो वो टीका लगा हुआ है। मगर जो हमारे बड़े जो भाई बहन हैं, उनको वो टीका उस समय लगता ही नहीं था, तो नहीं लगे। इसलिए उनमें हमको सिकल सेल के जो रोगी हैं, उनमें न्यूमोकोकल का टीका अतिरिक्त लगाना आवश्यक है। उसमें न्यूमोकोकल के दो तरह के टीके आते हैं। एक तो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होता है, और एक कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता है। जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, जो सिकल सेल के रोगियों में भारत सरकार द्वारा और जितने भी संस्थाएं उनके द्वारा सुझाया जाता है, वो है न्यूमोकोकल 13, जो प्रेवेनार के रूप में आता है। तो इन सभी को, जो कि जिनको पहले टीके नहीं लगे हुए हैं, या ये पता नहीं है कि टीके लगे भी या नहीं लगे, और जो 6 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उनको एक टीका तो न्यूमोकोकल 13 का, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का, और उसके 2 महीने बाद में एक पॉलीसेकेराइड न्यूमोकोकल का टीका। ये दो टीके 8 सप्ताह यानी कि 2 माह के अंतराल में सभी को लगना आवश्यक है, जिनको कि पहले बचपन में निशुल्क वाले या जो प्राइवेट डॉक्टर्स की क्लिनिक्स पे जाके जो टीके लगाते थे, वो उस समय यदि टीके नहीं लगे, तो एक टीका तो कॉन्जुगेटेड जो प्रेवेनार के नाम से आता है वो, और उसके 2 महीने बाद में पॉलीसेकेराइड वैक्सीन PPSV23, ये दो लगना आवश्यक है। जी धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो हमने गौतम जी क्या किया कि जी ये सर। पता लगाना मुश्किल था कि हमारे जितने भी सिकल सेल के बच्चे हैं, उनको न्यूमोकोकल का ये टीका लगा पहले या नहीं लगा। नहीं लगा। ये पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास तो बड़े बच्चे भी काफी आते हैं, एडल्ट्स भी आते हैं। हाँ इसलिए सर। हमने इस चीज का लाभ सभी को दिया। एक्स्ट्रा हाँ टीका हाँ। लगने का कोई नुकसान नहीं है, हम्म। जी सर। मगर नहीं लगने का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हमने ये सोचे बगैर कि उसको पहले न्यूमोकोकल का टीका लगा होगा या नहीं लगा होगा, एक ले टीका उसको प्रेवेनार का लगा दिया, जो बहुत न्यूमोकोकल बढ़िया। कॉन्जुगेट वैक्सीन है। और उसके 2 महीने बाद में उसको पॉलीसेकेराइड वैक्सीन भी लगा दिया। तो सभी को हमने, लगभग हमारे जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं या बड़े हाँ भी सर। हैं, उनको सबको हमने इसका लाभ दिया। क्या जो बात बड़े है हैं सर। उनको तो, आज जो 7 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनको तो लगा नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि उस समय निःशुल्क लगता ही नहीं था। नहीं था हाँ। तो ये जाने बगैर, ये ज्यादा इसमें गहराई में जाने की बजाय, हमने सभी को उसका लाभ दिया। बहुत और दो बढ़िया महीने सर। के अंतराल में दोनों तरह के टीके एक एक डोज लगा दी सब। क्या बात है सर। बहुत बढ़िया सर, अगर ऐसा हर स्टेट में अगर कोई इनिशिएटिव ले तो किसी को तकलीफ ही ना सर। थैंक यू सो मच। मैं अश्विनी जी ने हैंड रेस किया है, प्लीज आप पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते, सर नमस्ते जी। सर मुझे पूछना था, जो टाइफाइड के बारे में आपने बताया, तो टाइफाइड की जो वैक्सीन है, वो टाइफाइड की वैक्सीन कितने साल तक हम ले सकते हैं, किस उम्र में ले सकते हैं? और अगर उस पेशेंट को टाइफाइड हो चुका है तो क्या वो टाइफाइड की वो वैक्सीन ले सकता है? देखो, टाइफाइड का जो टीका है वो 6 महीने की उम्र से लेकर के और 65 साल की उम्र तक दिया जा सकता है। और पहले इसके 2 डोज लगते थे, मगर अभी एक ही डोज पर्याप्त मानी जाती है। और जिस रोगी को टाइफाइड हो चुका, उसको भी टाइफाइड से ठीक होने के 3 महीने बाद में वो टीका लगाया जा सकता है। ओके, ठीक। थैंक यू हाँ। सर। हाँ, क्योंकि उससे टाइफाइड से
जब बीमार हो जाता है कोई, तो उससे जो इम्यूनिटी बॉडी खुद बनाती है, वो इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ज्यादा दिनों तक वो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में नहीं रह पाती। इसके कारण से दोबारा टाइफाइड होने की संभावना हो जाती है। इस कारण से जी सर, टाइफाइड से टाइफाइड से हमें ठीक होने डॉक्टर के। ने बताया। हाँ हाँ, सर आप बोलिए। बोलिए। डॉक्टर ने हमें बताया था कि अगर टाइफाइड हुआ एक बार तो बहुत सालों बाद नहीं जाएगा, बहुत सालों से वो रहेगा। और हर 3 साल के बाद मुझे टाइफाइड हुआ था। और जब कभी भी बुखार आया और मैंने टाइफाइड टेस्ट की तो वो टाइफाइड दिखाता है कि पॉजिटिव दिखाता है। तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि टाइफाइड की लस कब ले सकते हैं, हम टीका कब ले सकते हैं, इसलिए। हाँ, ये जो आपने बताया कि वो जो जांच पॉजिटिव आती है, विडाल टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो केवल वो विडाल टेस्ट के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि आपको हर बार टाइफाइड हुआ, क्योंकि वो विडाल टेस्ट तो एक बार पॉजिटिव आता है तो काफी साल तक पॉजिटिव ही रहता है। मगर हाँ, टाइफाइड से ठीक होने के बाद भी टाइफाइड की संभावना रहती है, इसलिए 3 महीने के बाद में उसको कॉन्जुगेट टाइफाइड वैक्सीन लगाना आवश्यक है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार प्रगति प्रगति दामोदर, जी। महाराष्ट्र महाराष्ट्र गढ़चिरोली से बात कर रही हूँ सर। हाँ, नमस्कार। सर हम निमोकोकल लस कितने एज तक ले सकते हैं सर? एज लिमिट। न्यूमोकोकल का जो टीका है, वो हाँ। भी अभी, क्योंकि ये बीमारी या तो बच्चों में ज्यादा होती है या बुजुर्ग अवस्था में ज्यादा होती है, इसलिए न्यूमोकोकल के टीके की कोई एज लिमिट नहीं है। 1.5 महीने से इसका टीका लगना शुरू होता है, और बुजुर्ग अवस्था तक भी न्यूमोकोकल का टीका लगाया जाता है। इसलिए यदि पहले न्यूमोकोकस का टीका नहीं लगा, तो किसी भी उम्र में 2 टीके, जैसा मैंने बताया, एक तो कॉन्जुगेट वाला टीका और एक पॉलीसेकेराइड वाला टीका 2 महीने के अंतराल में लगाना आवश्यक है। यदि रोगी की तिल्ली निकाल दी गई है, स्प्लीन, तो जो पॉलीसेकेराइड का 5 साल के बाद में एक और टीका लगा सकते हो। तो एक सबसे पहले पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट का टीका लगाना है, उसके 2 महीने बाद पहली डोज पॉलीसेकेराइड की लगानी है, और उसके 5 साल बाद में दूसरी डोज पॉलीसेकेराइड की लगा सकते हो। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, हर उम्र में न्यूमोकोकल का खतरा रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न प्लीज। हेलो सर, मैं हाँ, महाराष्ट्र नमस्कार। वन से हूँ सर। सर मेरी बच्ची 3 साल की है। आपने जो बोले सब टीके अभी दे चुके हैं हमने। अब हाँ, उसकी भी अच्छे है। अब केयर कैसे लेंगे ये बताओ आप। अब यदि सारे टीके आप दे चुके हैं, तो एक टीका उसको न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड का लगवा दीजिए। हाँ वो सर निमोकोकल वो पॉलीसेकेराइड वो होने वाला है सर। और हाँ टाइफाइड वो मेनिंगोकोकल वो वगैरह दिए है। और हाँ, तो बहुत अच्छा एच है। और वो HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए वो होने के है सर। नहीं, हेपेटाइटिस बी का टीका तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है, जो हाँ हाँ 1.5 महीने की उम्र पे, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे लगता है, जो जन्म के समय भी हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, वो हाँ हाँ हाँ। जिंदगी भर के लिए पर्याप्त है। अच्छा। हाँ, हेपेटाइटिस बी और HIV हिब, हाँ वो हाँ और लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल और टाइफाइड के ऊपर ध्यान देना है, यदि सरकारी टीके सारे लगे हुए हैं तो। हो दिए सर, 3 दिए है अभी। हाँ, तो टाइफाइड आपने दे दिया, और हाँ हो प्राइवेट मेनिंगोकोकल में भी दिए। आप बता रहे, दे दिया आपने। हो अभी दिया।
हाँ, और आपने पॉलीसेकेराइड निमोकोकल का भी दे दिया? नहीं, वो पॉलीसेकेराइड नहीं दिया है सर। लिमोको का सिर्फ वो PCV13 वाला है ना, हाँ हाँ। वो दिया है। और सर वो इन्फ्लुएंजा का टीका है, वो दर साल म्हणजे ईयरली देना पड़ता क्या सर? कितने साल तक देना हाँ, पड़ता? अब पहली बार तो उसको दो दो डोज देनी होती है, एक एक महीने के गैप से। हाँ हाँ। उसके बाद में हर साल जो सर्दी का जो मौसम होता है उससे पहले एक डोज देनी होती है। ओके ओके। हाँ, ओके सर, और थैंक यू उसकी भी सर। कोई एज लिमिट नहीं है कि भाई इतने साल तक ही देना है, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम और जो वायरस है इन्फ्लुएंजा, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ हाँ। इसलिए उसको हो सर मेरी आप हर साल उसको टीका दे हाँ। सकते हो। ओके सर, मेरे बच्चे को बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, पर सर्दी और खांसी भी होती है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आप ये जो फ्लू का टीका है, हाँ। इन्फ्लुएंजा वायरस का टीका, वो भी आप नियमित उसके लगवाएं। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, और सर वो खेलने कूदने में वो कैसा कुछ ध्यान रखना चाहिए क्या सर, ये पेशेंट में? अभी 3 साल की है। देखिए सबसे अब जरूरी ये है कि जो मेरे को सबसे ज्यादा महत्व जिस चीज पे देना चाहिए, वो है कि बच्चों का पोषण पूरा अच्छा हो, उसको न्यूट्रिशन पूरा मिले, तो उसके बॉडी ओके की जो रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छी होगी। ओके साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। ओके खास करके जैसे मैंने बताया, टाइफाइड जो है वो पानी और भोजन में अशुद्धि होती है, उससे टाइफाइड होता है। तो बच्चे ओके को ताजा खाना ही खिलाएं, और उसको ओके बाहर का खाना जो है होटल का, और खास करके मिठाई और ये चीजें नहीं दें। और ओके खाना खाने से पहले स्कूल में भी, जैसे ज्यादातर स्कूल्स ऐसे होते हैं जो अभी ये सुविधा उनमें है कि भाई खाना खाने से पहले बच्चा हाथ धोए, वहाँ साबुन भी रखते हैं और नल में पानी भी होता है। मगर हाँ बहुत सारी जगह होती है जहाँ ये सुविधा नहीं होती, तो बच्चे खेलते हैं करते हैं, उसी हाथों से जूते भी खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर खाना हाँ भी सर। खा रहे हैं, तो उससे प्रदूषण और उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो ये जो ओके सामान्य जो सावधानियां हैं, साफ हाँ सफाई का सर। ध्यान रखना, और बच्चे हाँ के कमरे में जो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, खिड़कियां और खुली हों, धूप भी ओके सर। आए, ताजा हवा भी आए, और उसका ओके पोषण भी अच्छा हो। खास करके हरी सब्जियां भी खिलानी है, फ्रूट्स भी खिलाने हैं, प्रोटीन ओके अच्छी सर। देनी है। इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न प्लीज। सर एक सिर्फ अपने पास 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट बताना चाहूंगा दर्शकों कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आपके कोई भी प्रश्न वैक्सीनेशन या बच्चों की केयर से लेके, वो भी हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो प्लीज जल्दी पूछ। थैंक यू। हाँ, एक जो नमस्कार प्राकृतिक, सर। जो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका है, वो है कि बच्चे को शुरू के 2 साल तक स्तनपान, माँ का दूध अवश्य पिलाएं। क्योंकि माँ के दूध में इतनी अच्छी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और उसमें सेल्स भी होती है, मैक्रोफेजेज, जो कि कीटाणुओं को खत्म करती हैं। इसलिए शुरू के 2 साल तक हर बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत आवश्यक है। जी सर। हेलो सर। पूछिए हेलो। मैडम। वैक्सीन जो प्राइवेट में मिलती है, गवर्नमेंट में बोला जाता है कि काफी फ्रेश ही रहती है, लेकिन प्राइवेट में हम जब अपने बच्चों को देते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि उतना ज्यादा फ्रेश स्टॉक नहीं रहता। तो इसमें क्या रियलिटी है? और अब जब प्राइवेट में दे भी रहे हैं तो कौन से मंथ में, यानी जब ईयरली वो जो स्टॉक आता होगा तो कौन से मंथ में प्रेफर करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी फ्रेश मिले? देखिए बाकी जो टीके हैं उनका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा ही रहता है, चाहे आप साल में कभी भी दीजिए। चाहे हमारे हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा है, वो टीका जब से चालू हुआ था तब से वही सेम टीका है जो चला आ रहा है, उसकी केवल एक्सपायरी डेट देखनी होती है। या न्यूमोकोकल का टीका है, वो सिकल सेल में प्रेवेनार जो है, न्यूमोकोकल जो 13 वैलेंट है प्रेवेनार,
फाइजर का वही रिकमेंडेड है। और हम लोगों ने चाहे हमारे ऊपर कितना भी दबाव आया, मगर हमने केवल प्रेवेनार ही खरीदा, जो कि हमारा नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के मुताबिक हमने केवल प्रेवेनार ही खरीदा। तो वही सेम स्ट्रेन रहती है। टाइफाइड की भी सेम, केवल एक इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, फ्लू वैक्सीन जिसको बोलते हैं, उसकी स्ट्रेन हर साल चेंज हो जाती है। तो उसमें सर्दियों की शुरुआत से पहले ये फ्लू का नया टीका आता है, उसमें नई स्ट्रेन आने की संभावना रहती है। तो केवल जो फ्लू का टीका है, जो कि 6 महीने के बाद से बच्चे को दिया जाता है, पहली बार जब देते हैं तो हम 2 टीके लगाते हैं 1-1 महीने के गैप से। उसके बाद में हर साल एक डोज उसको बूस्टर दी जाती है। उस टीके में ध्यान रखना होता है कि जो उस साल के हिसाब से जो नई स्ट्रेन जो WHO ने घोषित की है, वही टीका लगाया जाए। और जब बचपन में सर टीका देते थे ना हम बच्चों को, तो तब एक सुना था कि पेनलेस और पेनफुल ऐसा कंसेप्ट होता है। तो मुझे आज तक उसका आंसर नहीं मिला है कि रियल में पेनलेस ऐसी कुछ चीज होती है क्या, कि जो प्राइवेट में बोलते हैं कि पेनलेस देना है या पेनफुल वाला देना है। तो मतलब अभी भी मैं कंफ्यूज ही हूँ। मेरे 2 बच्चे हुए हैं, दोनों को भी मैंने वैक्सीन लगवाई, लेकिन इसका आंसर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मुझे। देखिए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, और चाहे वो गौतम बुद्ध भगवान हुए या महावीर भगवान हुए, इन सब ने ये हमें पाठ पढ़ाया कि जब तक हमें दर्द नहीं होगा, जब तक हमें कष्ट नहीं मिलेगा, तब तक हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा। तो जो पेनलेस जो टीके हैं, वो भले ही उनमें पेन थोड़ा कम होता है, फीवर थोड़ा कम होता है, मगर ये भी विभिन्न रिसर्च में ये पाया गया है कि जो टीके सरकारी होते हैं और जिनमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि पेन और फीवर की संभावना ज्यादा होती है, कोई जरूर नहीं कि उनमें हो, उन टीकों की जो इम्यून सिस्टम जो है उससे जो विकसित होता है, और जो एंटीबॉडी जो बनती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनती है, जो टीके सरकारी में जो लगते हैं, उनकी कहीं पेनलेस से बेहतर होते हैं। इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ही मैं कहता हूं कि पेनलेस टीके लगवाना चाहिए। उनमें एक तो ये है कि मान लो कि जो होलसेल वाला जो टीका है, जिससे पेन और फीवर की संभावना ज्यादा रहती है, उसको लगाने के बाद में बच्चे को बुखार के साथ में ताड़ आ गई हो, या बच्चा बेहोश हो गया हो, या उस टीके के बाद में बच्चे का बीपी डाउन हो गया हो, तो इस तरह की यदि कोई रिएक्शन होलसेल वैक्सीन बोलते हैं उसको, उससे हुई हो, तो ही हमें ए सेलुलर वैक्सीन, जिसको कि पेनलेस कहा जाता है, वो लगाना चाहिए। बाकी सभी मायनों में जो सरकारी अस्पताल में मिलते हैं होलसेल टीके, वो उतने ही प्रभावी होते हैं जितने कि ए सेलुलर यानी कि पेनलेस होते हैं। उनकी कीमत भी कम होती है। प्राइवेट में भी यदि आप उनको कहते हो कि भाई हमें पेनलेस नहीं लगाना, सामान्य टीका लगाना है, तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। उसके थोड़ा बहुत कुछ बच्चों में फीवर और पेन की संभावना ज्यादा रहती है, मगर कीमत को देखा जाए या उसके इफेक्ट को देखा जाए या बहुत लंबे समय तक उसकी इम्यूनिटी के बारे में सोचा जाए, तो ये थोड़ा बहुत सामान्य टीका बेहतर होता है पेनलेस टीके के बजाय। थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत। थैंक यू हाँ सर। सर, जी एक पूछिए क्वेश्चन था अमन मेरा। जी। हाँ हाँ गुड इवनिंग सर, मैं कमल साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कमाल सर जी, अभी बहुत आपने स्वागत है। आप बहुत शुरू में ही जुड़ गए थे और आखिर तक जुड़े रहे हैं। ये इस कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी है कि आप जैसे लोग हैं जो कि जुड़ते हैं, और एक उससे माहौल बनता है, और उससे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जैसे गौतम जी, उनको भी अच्छा लगता है, और जो एक कोई भी हमारे जैसा कोई दूसरा एक्सपर्ट आता है उसको भी अच्छा लगता है।
हाँ बोलिए। नहीं सर, आपको सुनना तो सर एकदम मतलब अपन ये जो सिकल सेल के लिए जो भगवत गीता टाइप का जो होता है सर, वो है सर ये तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और नहीं, बहुत गौतम सही सर तो बोले हमेशा। कमल जी ने, बहुत सही बोले, बिल्कुल सही, आई हाँ। अप्रिशिएट। भगवत और गीता तो गौतम सर तो ये पूरे मतलब वो जो भगवत गीता सुनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजर है वही है सर वो। गौतम सर तो। आने ने उन्होंने पूरा 11 तारीख से 17 तारीख तक पूरे 7 दिन तक भागवत का जो पाठ होता है ना, हाँ हाँ। वो भी पूरे 7 दिन का होता है। और इन्होंने ये और जो एकदम कार्यक्रम मैं रखा है, एकदम मन से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ सर, सारे सेशन जो गौतम सर करवाए हैं बहुत ही अच्छे, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत क्रिस्प है, एकदम अप टू द मार्क है। बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है सब, और ये एकदम अच्छे। आपके ये इसको आपने हालांकि महाराष्ट्र का नाम दे दिया, परंतु सही मायने में ये पूरे भारत के लिए है। जी जी ये सर। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रहा, ना कि आपके। जबकि गौतम जी ने इसको केवल महाराष्ट्र के लिए बता रखा है कि ये महाराष्ट्र का कार्यक्रम जी जी। जी, ये महाराष्ट्र सरकार ने सिकल सेल सप्ताह सरकारी तौर पे घोषित किया है सर, है। अच्छा। 11 से। हाँ हाँ। तो ये सरकार खुद सेलिब्रेट करती है, इसीलिए मैंने हमने नाम महाराष्ट्र सिकल सेल सप्ताह रखा। लेकिन अच्छा। हमने यही सोचा था टीम ने कि ये सारा बेनिफिट पूरे देश में जाए, इसलिए हमने इसको हिंदी में रख के और सभी को इन्वॉल्व किया। ओके। क्योंकि देश अच्छा। ने अपने देश ने सिकल सेल सप्ताह नहीं घोषित किया है अभी तक। तो हम अच्छा। चाहेंगे आगे नेशनल लेवल पर सिकल सेल वीक भारत में एक ये इसको घोषित हो जाए। ऐसा अच्छा। ही अगर आप राजस्थान में प्रयास करें सर, तो राजस्थान में भी कोई सिकल सेल वीक आप एक घोषित करवा सकते हैं, तो जैसा कि महाराष्ट्र में हो गया नहीं, है। 19 जून को जो विश्व सिकल सेल दिवस है, हाँ हाँ। उस समय मैं चाहता हूं कि वो एक दिवस रहने के बजाय पूरा हाँ, एक सिकल सेल सप्ताह हो, और उसमें पूरे सप्ताह में ये गतिविधियां चलें। बहुत अच्छा तो सर, हम ये इसी राजस्थान बहाने हम। सरकार को अभी से एडवांस में लिख देंगे कि 19 हाँ, जून को केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो, पूरा एक सप्ताह पूरा तक कार्यक्रम चले, जिसमें इस तरह के वेबिनार जो हैं वो हों, सारे लोग जुड़ें। बिल्कुल। ये हम भी प्रयास करेंगे। अभी अभी महाराष्ट्र में सर सभी पीएचसी, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी में रोज कार्यक्रम शुरू है सरकारी तौर पर, सिकल सेल अच्छा। अवेयरनेस के। जी अच्छा, हाँ ये सर। बहुत अच्छी बात है। हाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं शेयर करना चाहता था। हाँ हाँ कमल नहीं, जी, प्लीज। चलो। हाँ। सर जैसे अभी आपने बताया कि जैसे बच्चे को 2 साल तक उसके मदर मम्मी के फीडिंग करवाना चाहिए। तो सर कभी कभी जैसे बच्चा फीडिंग ही ज्यादा करता है, खाना कम खाता है, जैसे 2 साल से ऊपर, 2.5 साल, 3 साल के ऊपर, और खाने पे डिपेंडेंसी कम रहती है और फीडिंग पे ज्यादा, तो उस सिचुएशन में कैसे करना चाहिए सर, कैसे बच्चे से डील करना चाहिए सर? देखिए, ये माँ का दूध है, उससे ऐसा नहीं है कि अ, उसके खाने की रुचि कम हो रही है। माँ का दूध तो हर मायने में उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और 2-2.5 साल पे माँ का दूध काफी कम भी हो जाता है। तो उसमें ये सबसे पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि दिन के समय माँ का दूध नहीं दें। दिन में बच्चे को ऊपर का जो ठोस आहार दें, और जी रात जी को माँ जी। का दूध ज्यादा भी आता है, और रात को ऊपर का ठोस आहार अपन बच्चे को जगा के देते भी नहीं है। तो रात को दो जी या तीन फीड माँ के दूध के दे दें। इस तरीके से उस बच्चे को पूरा पोषण मिलना शुरू हो जाता है। दिन में माँ का दूध बंद कर दें, और रात को ही दें, और ओके। दिन में उसको भोजन कराएं। ओके सर, ओके। और अभी हमारे क्या है कि गौतम जी, यहाँ सिकल सेल हब का काम चल रहा है। जी सर। काफी नोवा नॉर्डिस की तरफ से हमारे जी एमओयू हुआ था, और अभी हमारा जो ऑफिस था नीचे जिसमें ललित जी बैठते हैं, जी उसका भी सर। रिनोवेशन हो रहा है। तो आजकल ललित जी, आज मैं सुबह उनको ढूंढने के लिए गया कि ललित जी कहाँ है, तो उस कमरे पे हाँ ताला लगा हुआ था। फिर मैंने हाँ वहां मैट्रन को पूछा, भाई वो कहाँ चले गए, कि उन्होंने कहा हाँ सर नहीं, वो आज छुट्टी पे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक कभी ये कमरा बंद रहा ही नहीं।
क्या बात ललित है। जी नहीं तो दूसरे प्रकाश जी आते हैं, नहीं तो कोई तो इतने कोई जनों कोई का नहीं। स्टाफ है, कोई बंद। तब इवन पता लगा संडे को कि बंद, इवन संडे ये को बंद ही रहता। वो रिनोवेशन के लिए हैंडओवर कर दिया ललित जी ने, और वो दूसरे किसी कमरे में बैठ रहे यस यस यस। हैं। इवन सर रविवार को भी बंद नहीं रहते, रविवार को भी ललित जी वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऐसा सिस्टम बिठा रखा है। जी जी। तो ये बहुत वेलनेस हब का जो काम है, हमारे जो सीमित स्थान पे भी इसको बहुत सुंदर हम और बहुत उपयोगी बनाने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा वेटिंग स्पेस होगा, जहाँ बच्चे आएंगे, थोड़ी देर बैठे हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था भी होगी। वहाँ हम चाहते हैं कि थोड़ा जो माँ बाप साथ में आता है, जो कि भारत का पहला है, और मैं कह रहा हूँ विश्व का भी पहला है, उसमें बहुत अच्छा हमारा आउटडोर होगा, जो कि पूरे भारत में आप घूमते हैं मेरे हिसाब से पूरे 7 दिन तक जो रेगुलर आउटडोर सिकल सेल का ही केवल चलता हो, ऐसी जगह बहुत कम है। एक बहुत अच्छा सुंदर हम वेटिंग स्पेस बना रहे हैं, जहाँ माँ बाप के लिए पूरा काउंसलिंग और इस तरह से वहाँ एलईडी पे वीडियोज और वो चलते रहेंगे, जिससे उनको जानकारी भी मिले। वहाँ उनको हम पानी की व्यवस्था और वो नाश्ते की व्यवस्था वो भी करेंगे। फिर हमारा सिकल सेल का एक वार्ड है, जो अभी तक वार्ड था, उसमें बेसिकली सिकल सेल के जो वार्ड में संक्रमण कम से कम होना चाहिए। तो ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन होती है, जिसमें इम्यूनिटी डाउन होती है। तो जिस तरीके से ब्लड कैंसर के रोगी हैं, या एप्लास्टिक एनीमिया, इसी तरह से सिकल सेल में भी हमें सामान्य रोगियों के साथ में उनको नहीं रख सकते, क्योंकि उनको इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। इसलिए हमारा सिकल सेल का एक पृथक वार्ड जो बन रहा है, उसमें जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, कि आप बाहर से आके सीधे ऑपरेशन थिएटर में नहीं घुस सकते, पहले एक कमरा होता है, उस कमरे में से फिर अंदर कमरे में घुसते हैं, जिससे कि सीधा कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं। इस तरह से हम सिस्टम हमारा जो वार्ड है उसमें विकसित कर रहे हैं, कि जिससे इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो वो काम चालू हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको और ललित जी को और सभी राजस्थान टीम को। ये पूरे विश्व का एक पहला ऐसा यूनिट होगा और पहला ऐसा वेलनेस हब होगा सर, जिसके लिए हम पहले से ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं सर। नहीं, आपको उसके उद्घाटन में आना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल जरूर, आप जब भी आज्ञा दे सर हम पहुंच जाएंगे। जब भी हाँ, आदेश दे उसका आप हम उद्घाटन में पहुंच आपको या तो हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान के, या हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय, या इस तरह से कोई, जिससे कि ये जो कंसेप्ट है सिकल सेल वेलनेस हब का, देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस, ये तो सब जगह बने, मगर वेलनेस हब, कि वेलनेस रोगी को ऐसा फील होना चाहिए वहां आके कि भाई हाँ, हमें दूसरे लोगों से भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या वो बात है चीज सर। हम यहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इसके और लिए दूसरा हम जो मैं बताना चाहता हूँ, कि जो भी दूसरे लोग जो केंद्र को विकसित करना चाहते हैं अपने अपने जगहों पर, हाँ उनको सर। ये इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक तालमेल है, जैसे कि गौतम जी का स्वभाव है, हमारे ललित जी का स्वभाव है, कभी गुस्सा नहीं करना, प्यार से बात करना, अपनी बात को सही तरीके से पेश करना, उसी से ये संभव है। अभी जो सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस हमें मिला उदयपुर को, हमारी कंपटीशन में एम्स जोधपुर था, जी सर। और आरजया मैडम की वीसी हुई, और एम्स जोधपुर में आपस में तालमेल ही नहीं था। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं और वहाँ जो विभाग है जो सिकल सेल देखता है, उनमें आपस में तालमेल ही नहीं था। उनका प्रपोजल ही सही ढंग से नहीं जा पाया। जबकि हम लोगों के, चाहे हमारा विभाग हो, चाहे हमारे अधीक्षक हो, चाहे हमारे प्रधानाचार्य हो, चाहे हमारा एनएचएम हो, चाहे हमारा टीएडी हो, इतना अच्छा तालमेल हम लोगों में है, कि उसके कारण से हम जो भी सुविधाएं विकसित कर पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल है वो हमारा आपस का तालमेल है। में यस।
तो दूसरी जगह भी इस तरह तालमेल स्थापित करके और वहाँ के जो सेंटर्स है उनको विकसित किया जा सकता है। जी सर, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ, आपका जो है ना वो थोड़ा स्टेज ऐसा हो गया। मेरा तो पूरा चल रहा है, अ, ललित जी, पर मेरे इसकी सर। बैटरी थोड़ी कम हो गई है। अब हाँ, मैं सोच रहा उसी हूँ कि वजह से। कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए हम ललित जी को बुला लें। जी। आपने बोला भी था कि एंड ललित जी से ही करेंगे, क्या बात है सर। सवाल ललित जी, आप बताइए। जी सर, पहले तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं महाराष्ट्र सिकल सेल वीक के लिए। इतने बहुत ही जोरदार और बहुत ही अच्छे सेशंस देखने को मिले। और ये जो सेशंस हैं वो बाकी स्टेटों को भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टेट में भी इस तरह से एक सिकल सेल वीक मनाए। और जैसा सर ने बताया, तो हम डेफिनेटली 19 जून से पहले का जो वीक है उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और हम महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमारी बिगनिंग है अभी। पर कोशिश कर रहे हैं और कुछ अच्छा कर पाए सिकल सेल रोगियों के लिए, और जो वॉरियर्स हैं उसके लिए, उनके मदर फादर्स के लिए। तो हमारा सिकल सेल वेलनेस हब जो बनेगा वो, हम एक बार उसका मतलब एक बार बन जाने के बाद पूरी तरह से इसके बाद उस पे भी अपन एक छोटा सा वीडियो बना के सबके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह का हमारा वेलनेस हब है। और बाकी अभी ठंड है तो सभी को ध्यान रखना है अपना, सिकल सेल के जो भी जो वॉरियर हैं उनको सबको। जी ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से राजस्थान आरएनटी मेडिकल कॉलेज को और उनके आने वाले इस नए उपक्रम वेलनेस हब को, जिसकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यकीनन हम जानते हैं कि वो एक अच्छा मॉडल बन के आज आप लोगों का जो सिकल सेल सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस है, वो इस देश में एक नंबर एक पर आएगा। और हम लोग भी अब आपसे सीखेंगे कि किस तरह से सर ने बता दिया है कि जो तालमेल है, और वही तालमेल की हमें यहाँ पर भी गरज है। हमें यहाँ महाराष्ट्र में भी उसी तरह का कुछ सेटअप करना है और तैयारियां शुरू है। आपके पीछे पीछे हम भी आएंगे जरूर। और कोशिश हम लोग भी यहाँ पर सेटअप करने की प्रयास में है। और उम्मीद है कि सक्सेस मिलेगा। बहुत कुछ सीखने मिला आज सर। सर ने हमें बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन के बारे में बताया, बहुत ठहराव के साथ बताया, ऐसा लगा सर को सुनते ही जाए। और इतनी सारी जानकारियां आज मिली कि हमें भी बहुत सा नया नया सा लगा, बहुत सारी चीजें नहीं मिली। वैक्सीनेशन का महत्व समझ में आया, क्यों होते हैं इन्फेक्शंस, वो आज हम सीख पाए। तो नो डाउट कि आज का ये सेशन एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट सेशन है, जिसने बहुत लोगों को आज लाभान्वित किया है। उम्मीद करते हैं कल का सेशन जो लास्ट है इस वीक का, वो भी आप सभी लोग देखें, जुड़े। और अपने आप को एजुकेट करने के बाद आप जो आपसे जुड़े सिकल सेल परिवार के अन्य सदस्य हैं उन लोगों को बताएं, उनको भी समझाएं। क्योंकि अंत में हमारा उद्देश्य यही है कि सिकल सेल परिवार को एजुकेट करना। क्योंकि शिक्षित करने के बाद वो 80% आराम उसे शिक्षा से मिलता है और 20% आराम उसे दवाई से मिलता है। तो हमारा जो नेस्को का उद्देश्य यही है कि सभी सिकल सेल परिवारों तक ये शिक्षा पहुंचाई जाए जो हमें नहीं मिलता। हम अगर एक डॉक्टर के पास गए तो हमें उतनी देर तक डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं होता कि वो हर विषयों पे काउंसिल कर सके हमारी। इसलिए हमने उम्मीद ये रखी, उद्देश्य ये रखा कि आपको सिकल से जुड़े सभी विषयों पर इस इन 7 दिनों में
एक्सपर्ट के द्वारा नॉलेज दे दिया जाए, ताकि आपकी जो भी शंकाएं हैं उन शंकाओं को यहाँ पर निराकरण हो सके, और उसके साथ आप और आपके जो भी बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं वो सिकल सेल के साथ एक नॉर्मल जीवन जगे और जगते हैं। हमने देख लिया है, सिर्फ जानकारी अगर पूरी मिल जाए हमें तो वो सिकल सेल वॉरियर पूरी तरह से एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करता है। यही हमारा उद्देश्य है इन सप्ताह मनाने का। एक अ, बात और ऐड करना चाह रहा था मैं। जी ललित जी आ, प्लीज। जितने जितने भी सिकल सेल वॉरियर हैं या फैमिलीज हैं, उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि हम जो झेल रहे हैं, जो सिकल सेल वॉरियर जो झेल रहे हैं या उनकी फैमिली जो देख रही है, तो बाकी लोग इस तरफ ना बढ़े, या मतलब जिस तरह से सिकल सेल और ज्यादा क्या बोलते हैं कि ना आए, उसके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जिस तरह से सर कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में कोई डाउट नहीं है कि पोसवाल सर नहीं होते तो इतना सब कुछ नहीं होता। पर साथ में मतलब अपना भी जिस तरह से सिकल सेल के लिए थोड़ी एडवोकेसी है, वो भी आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी अपनी तरफ से। हम लोगों ने राजस्थान में थोड़ी अपनी तरफ से प्रयास किया, जैसे सर सेंसिटाइज हुए, तो इस तरह से आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे नास्को के साथ हो या मतलब जो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे अपनी एडवोकेसी पे थोड़ा फोकस करें। और साथ ही जैसे गौतम सर है ही हैं हमारे साथ, 24x7 वर्क करते ही करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई अपना कंट्रीब्यूशन, हम ये नहीं कह रहे हैं 24x7 दीजिए, सिर्फ आप आधा घंटा घंटा भर भी अगर दे सकते हैं तो ये अपनी सिकल सेल कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और डेफिनेटली हम इसको उन्मूलित कर पाएंगे। इसमें सभी का समग्र अगर प्रयास हो तो ये बहुत जल्दी हो पाएगा। बस यही ऐड करना चाह रहा था सर। डॉक्टर पोसवाल सर का फोन आया था कि उनका मोबाइल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो गया बैटरी, क्योंकि चार्जर नहीं था, तो वो इशू की वजह से सर ने अपनी शुभकामनाएं हम सभी सिकल सेल परिवारों के लिए दी है, और कहा है कि सभी अपना अपना अच्छे से ख्याल रखें और ऐसे ही जुड़े रहे। ये सर का संदेश है, और मैंने आप सभी के और हमारी तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया है। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें जुड़े और अपना संदेश दिया। आप सभी सिकल सेल परिवारों के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप पिछले तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे से जुड़े हुए हैं और अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। कल हम लोग मिलते हैं। कल हमारा इस हफ्ते का आखिरी सेशन रहेगा, और कल भी एक अच्छे एक्सपर्ट आएंगे जो कि पेन मैनेजमेंट पर हमें अपने मार्गदर्शन देंगे। और उसके बाद हम अपने वीक को का समापन करेंगे और अगले वर्ष के लिए तैयार रहेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल फिर जो भी समय है रात के 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई थैंक यू आखिरी सर। प्रश्न या सवाल है जो रह गया हो तो हम आप प्रश्न कर दीजिए, हम सर से पूछ के आपको आंसर कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न छूट गया था? नहीं ना? चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। बाय।